तो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है बेटे कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो है ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। फिर कॉर्टिकोस्टेरोन होते हैं और एक जो है वो एल्डोस्टेरोन होगा। एक आपके पास कॉर्टिको स्टेरोन हार्मोन है, ये इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कॉर्टिसोन या कॉर्टिकोस्टेरोन भी बोलते हैं। और एक आपके पास है एल्डोस्टेरोन, दूसरा थर्ड हार्मोन आपके पास आ गया एल्डोस्टेरोन। फिर समटाइम एक और का नाम भी हमने याद रखना है, इसको हम एंड्रोजेंस का नाम देते हैं। इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, किस तरह से वर्क करेंगे बॉडी में, वो भी हमने पढ़ना है और इसकी एब्नॉर्मलिटीज के बारे में हमने भी पढ़ना है। सो एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं जिसको हमने एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन कहा है कि ये हार्मोन जो है इसकी स्टिमुलेशन क्या होगी, कौन सी चीज इसको जो है वो स्टिमुलेट करती है। तो दो चीजें इसको स्टिमुलेट करती हैं, इन दोनों हार्मोन्स को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस, कि जब ह्यूमंस जो है स्ट्रेस लेते हैं तो या कोई जो है स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो ये स्टिमुलेट करता है। और दूसरा आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब याद होगा आप लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि फाइट और फ्लाइट। सो बेसिकली फाइट और फ्लाइट की जो सिचुएशन होती है उसमें कौन से हार्मोन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। सो ये दो हार्मोन्स का पता होना चाहिए। इनके फंक्शंस क्या है, ये दोनों हार्मोन जो है मिलकर स्ट्रेस सिचुएशन जब बॉडी में होती है, जब कोई इंसान परेशान होता है या कोई इमरजेंसी कंडीशंस होती है, सो ये हार्मोन्स जो है क्या फंक्शंस कर रहे होते हैं, इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या हो सकता है। तो एसेंशियली हम कहते हैं कि एड्रेनालिन हार्मोन जो है ना, एड्रेनालिन हार्मोन जो है इसका काम बेसिकली क्या है, ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और हमारे ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करती है। ठीक है जी, तो ये क्या करता है जी, ब्लड वेसल्स जो है उनको वेसो डायलेशन करवाता है। सो हम इसको वेसो डायलेशन या डायलेटर भी बोलते हैं। वेसो डायलेशन का मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है, मैंने कंप्लीटली लिखा। इसका मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है रश करता है मसल्स को, टिश्यूज को, स्केलेटल मसल्स को, टिश्यूज को, और हार्ट की जो है एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जबकि नॉन एड्रेनालिन जो है वो क्या करेगा, दूसरा हार्मोन क्या था इसका, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन, वो क्या करेगा, बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। जब वर्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन का आएगा तो इसका मतलब होता है कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर रही है, तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, सर्टेन एरियाज तक जो है वो लिमिटेड हो जाता है और बहुत से एरियाज को नहीं जाता और बहुत से एरियाज को जाता है। फॉर एग्जांपल गट को जाएगा, ब्रेन को जाएगा, मसल्स को जाएगा, लेकिन इनको ज्यादा जाएगा, लेकिन बाद जो आपकी बॉडी की एरियाज हैं उनको ये कम जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि इन दोनों हार्मोन ने ब्लड को साइनर्जिस्टिकली, ये दोनों जो है मिलकर जो है इसका नेट इफेक्ट जो होता है दोनों हार्मोन्स का, वो ये है कि ये इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। सो ये दोनों हार्मोन साइनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स का इफेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो साइनर्जिस्टिक होता है। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन इसके अलावा क्या करते हैं, दोनों का ये तो वैसोडाइलेशन और वासोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट हो गया ना, इसके अलावा क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं या इंक्रीज करते हैं
ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को भी ये इन्होंने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और इससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है, जिसे हम ब्लड ग्लूकोज बीएस भी बोलते हैं, एसजी भी बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बीएसएल, ब्लड शुगर लेवल, सॉरी ब्लड शुगर लेवल्स जो है इनको भी ये बढ़ा देते हैं। तो मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में ना ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और आपको पता है कि ग्लूकोज को लीवर में से लेते हैं, तो लीवर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की शेप में होती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर हो रहा होता है। तो एक तो इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अगर ये हमारी बॉडी में इसके रिदम्स ना बन रहे हो, या अंडर सिक्रीशंस हो या ओवर सिक्रीशंस हो, तो क्या होगा? अगर ये एबनॉर्मलिटीज आ जाए इसमें, अगर आपसे एबनॉर्मलिटीज का पूछ लिया जाए कि इन दो हार्मोन्स का अगर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो बैलेंस ना हो, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा डिस्टरबेंस होगी या फ्लक्चुएशन होगी इसमें, ब्लड के प्रेशर में। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो कहां पर होगा बेटे? ब्लड प्रेशर पे होगा। क्योंकि जाहिर बात है अगर हाई ब्लड, नॉर्मल या लो ब्लड प्रेशर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और जब भी स्ट्रेस सिचुएशन रहती है तो आपको पता है पेशेंट का जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत इंक्रीज कर देता है। तो अक्सर पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप रिलैक्स फील करें और वॉक करें और फैटी फूड ना लें, ज्यादा पानी पिए। तो इसी रीजंस होती हैं कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को बैलेंस करना होता है। दूसरा हमारे पास हार्मोन थे जिसको हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजेनिक हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसमें ये वाले जो हार्मोन्स है इसमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं। जो नीचे मैंने लिख दिए हैं क्योंकि अब कैमरा जो है वो नीचे ज्यादा नहीं, इतना ही नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले आपके पास है कॉर्टिसोल हार्मोन, ये नाम याद रखना है, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक जो इसका नाम आपने दूसरा याद रखना है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। और एक होता है ये प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब यह है कि ग्लूकोज की अपटेक और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। इसका नाम क्या है? कोर्टिसोल हार्मोन। ये आपने भूलना नहीं है। एक इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी होती है, लेकिन टोटली आपके पास कोर्टिसोल जो है ना वो प्योरली क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। फिर दूसरा हार्मोन है जिसे कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है ये फर्दर दो तरह के होते हैं इनके एक्शन। एक को हम नाम देते हैं जी ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और दूसरे को हम नाम देते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। देखें पहला क्या था? कॉर्टिसोल, वो 100% क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा ग्लूकोज के साथ। अब कॉर्टिकोस्टेरोन जो है, क्योंकि इसमें वर्ड स्टेरोन आ गया है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी होता है। अब फॉर एग्जांपल ये तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों ही ग्लूकोज के साथ इन्वॉल्व है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज के साथ इन्वॉल्व है। मिनरल्स के साथ कौन सा इन्वॉल्व है? कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरोन? तो वो स्टेरोन होगा। और इसकी एग्जांपल है आपके पास एल्डोस्टेरोन। और बॉडी में एल्डोस्टेरोन का वर्क ये है कि ये सोडियम की अपटेक में इन्वॉल्व होता है। किसके? सोडियम आयंस की। तो मोस्टली सोडियम आयंस की अपटेक जो है
उसमें इन्वॉल्व होगा। सम टाइम ये एक्टिव भी होता है, पैसिवली भी इसकी अपटेक करवा रहा होता है, वो डिपेंड करता है सर्च क्या है। अब ये जो हार्मोन्स है, कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिकोस्टेरोन हो गया और एल्डोस्टेरोन हो गया, जो कि इसमें आ रहे थे, ये इनकी स्टिमुलस, इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन सी चीज जो है इसको रेगुलेट करती है या स्टिमुलेट करती है इसको रिलीज करने में। तो इसकी स्टिमुलस को भी आपको याद होना चाहिए। इसकी स्टिमुलस क्या थी, बेसिकली आपके पास स्ट्रेस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहां से रिलीज हो रहा है। इसकी स्टिमुलस क्या होगी, तो बेसिकली हार्मोन्स का जो लेवल होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में, वो ACTH के अंडर होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपने पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस से फैक्टर निकलते हैं और ये फैक्टर एक्ट करते हैं एंटीरियर लूप पे। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं इसको, ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूं। और वहां से फिर ACTH हार्मोन निकलता है, ACTH एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड या कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स पे कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन निकालेंगे। थर्ड आपके पास हार्मोन है जिसको हम नाम देते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस को सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले इन दोनों को पढ़ना है, क्योंकि वहां पे मैंने नीचे लिख दिया था नंबर 4 पे ये हार्मोन को। फंक्शंस क्या है इन हार्मोन्स के, फंक्शंस ये है कि ये बेसिकली जो कॉर्टिसोल है ना, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है। ये किसके साथ एंटागोनाइज होता है, याद रखिएगा, ये जो ये हार्मोन है ये एंटागोनाइज्ड होता है, एंटागोनिस्टिक वर्क होता है, एंटागोनिस्टिक वर्क होता है विद इंसुलिन के साथ। और इंसुलिन क्या करती है, बेसिकली इंसुलिन जो है ग्लूकोज का अपटेक करती है, ठीक है, टू द सेल। अब सेल में जो ग्लूकोज गई है उसका अपटेकिंग इंसुलिन के पास है, जबकि ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, मेनली बाय इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। अपनी प्रोडक्शन से क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो एंटागोनिस्टिकली वो उसको कम करेगा, इंसुलिन वो उस ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ के इसको दे देगा, सेल्स को यूटिलाइज करवाएगा। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरोन में जो आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ब्लड के ग्लूकोज लेवल को और बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी कि ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली दो चीजें करेंगे, एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक तो ये ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे, और जो मिनरल्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। तो ये बेसिकली होमियोस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी में। इनकी अंडर सिक्रेशंस और ओवर सिक्रेशंस कैसे होंगी, अब फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ग्लूकोस्टेरॉइड्स की हमने पढ़नी है। इसकी एब्नॉर्मलिटीज जो है, एक मैं आपको बताता हूं, अगर आपने लिखनी है तो लिख लें। ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है ना, ये ड्यूरिंग द इंफेक्शन, कोई स्नेक बाइट हो गई है या कोई इंसेक्ट्स ने काट लिया है, उस दौरान भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और ये एक्टिव नहीं ना होगा तो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है नहीं। सो दूसरा चीज आपने पढ़नी है इसकी एब्नॉर्मलिटीज। तो अंडर सिक्रेशन होती है और ओवर सिक्रेशन होती है। किसकी एब्नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली हम कोर्टिकोस्टेरोन की एब्नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। एक है बेटे अंडर सिक्रेशन, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरल कॉर्टिकॉइड बहुत कम बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी। सो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होती है, तो इसमें एक एडिसन्स डिजीज होती है, एडिसन्स डिजीज। आपको याद है ना, आप लोगों ने एडिसन्स डिजीज कहां पढ़ी थी, एक वो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा था कि MSH हार्मोन जब बॉडी में बढ़ जाता है उसकी वजह से डिजीज एडिसन नहीं होती, यानी कि एडिसन्स डिजीज में MSH का लेवल बढ़ जाता है। एडिसन्स डिजीज, एक्चुअली एडिसन्स डिजीज जो है
वो जनरल मेटाबॉलिक रेट जो है वो उसका डिस्टर्ब हो जाए, इसको हम एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। पार्टिकुलरली इसमें वीकनेस ऑफ द मसल्स होती है, लॉस ऑफ साल्ट्स होते हैं, स्ट्रेच सिचुएशन है, कोल्ड है जिस तरह, और हीट है, तो इसमें बॉडी जो है ना वो इसको जो स्ट्रेस या हार्मफुल सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इस ट्रेट में या डिजीज में मसल्स वीक होते हैं। मसल वीक का मतलब है कि एक्चुअली आपके मसल्स जो है उसमें प्रोटीन कंटेंट्स खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास है ओवर सिक्रेशन। ओवर सिक्रेशन का मतलब ये है कि ये ओवर सिक्रीट हो जाए, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, तब बॉडी में क्या होगा। सो ओवर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो रिजल्ट होता है कशिंग सिंड्रोम में। या इसको हम सिंपल कशिंग डिजीज भी बोलते हैं। अब ये जो कशिंग डिजीज है ये बेसिकली वो डिजीज है जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है। ये याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन का लॉस होता है फ्रॉम मसल्स। जाहिर बात है मोस्टली प्रोटीन्स जो है वो मसल्स और बोन्स में है, तो इससे आपकी बॉडी में जो है वो जनरल वीकनेस हो जाती है, हाई ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है और डायबिटीज हो जाती है। सो आप लोगों ने दोनों में पढ़ा है, इसमें अंडर सिक्रेशन की वजह से मसल वीक होते हैं, इसमें ओवर सिक्रेशन की वजह से क्रशिंग सिंड्रोम होती है, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो मसल से रिलीज होगी। फिर ब्लड शुगर जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। सो ये जो दो टॉपिक्स थे आप लोगों ने पढ़े, इसमें एक चीज रह गई बताने वाली, वो ये जो हार्मोन है एंड्रोजीन्स, ये क्या होते हैं। सो ये आप लोगों ने पढ़ने हैं कि एंड्रोजीन्स, ये एंड्रोजीन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से रिलीज करते हैं। याद रखिएगा एंड्रोजीन्स जो है वो बेसिकली मेल और फीमेल में दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना इसकी वो मेल की बॉडी में है। ये मैंने सेक्स सिंबल बनाए हैं, ये फीमेल है और ये मेल का सेक्स सिंबल है। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हेयर, बॉडी पे हेयर्स आना, उसकी डेवलपमेंट होना, जो चेस्ट है उस पे हेयर्स आना, स्मॉल अमाउंट में ये फीमेल में रिलीज होता है, ये तो मेल में ये रिलीज होगा लार्ज अमाउंट में, इसकी रिलीज जो है लार्ज अमाउंट में होती है, याद रखिएगा। और फीमेल में ये होता है स्मॉल अमाउंट में, इसी की वजह से फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, और फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन है उनकी हेयर्स की डेवलपमेंट, बालों की डेवलपमेंट, की ग्रोथ और लेंथ की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो याद रखिएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजीन्स जो है वो फीमेल की बॉडी भी रिलीज कर रही होती है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है जी। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर भी पता चल गया, फीमेल में अगर ये फीमेल में भी कम ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ओवर सिक्रेशन में भी प्रॉब्लम है और अंडर सिक्रेशन में भी प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम्स को हमने नहीं पढ़ना है यहाँ पर क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बेटे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे आगे हम जो है वो हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, और ये लास्ट आप लोगों का हो गया। इसके बाद आप लोगों का जो है वो स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। कल इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा कंप्लीट पढ़ लेना है। इसके साथ मैंने गोनेड्स नहीं पढ़ाने, इसकी रीजन ये है कि साथ में ही, क्योंकि ये इकट्ठा टेस्ट होगा रिप्रोडक्शन का और इसका, तो उसी में हम इसको समझ लेंगे। जी बेटे बोले। बोले बेटे।
बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही संग्रह सलमान। जी बेटे मोमिना। सर जी चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये बेटे इसमें आपके पास ना गोनेड्स वाला जो है और गट वाला पहले पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन, वो हमने पहले पढ़ लिया। गोनेड्स वाला जो है ओवरीज एंड टेस्टिस, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव के साथ पढ़ना है, तो ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सर इसको पीटीपी से पढ़े या फेडरल से पढ़े, क्योंकि मैंने देखा तो कि पहले इसका पीपीटी से फिर फेडरल से। अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक काफी डिफरेंट है दोनों में, हाँ तब मैं पूछूं। नेक्स्ट बेटे हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली इसकी आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फीडबैक मैकेनिज्म किसे बोलते हैं। ये वो टाइप ऑफ मैकेनिज्म है या इंटरेक्शन है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को इटसेल्फ कंट्रोल किया जाता है। सो हम सिंपल कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय इट्स सिक्रीशंस या इसकी प्रोडक्ट से। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म में इंक्लूड करते हैं। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म is itself controlled by। अब देखिए एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि खुद कंट्रोल्ड होता है बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बनेगी ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी उससे ये मैकेनिज्म कंट्रोल होगा। और इसकी बेसिकली दो टाइप्स होंगी। एक आपके पास नंबर 1 पे है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नंबर 2 पे है आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव क्यों बोलते हैं? देखिए अगर अगर आपकी इक्वेशन इसकी डेफिनेशन देखें कि ये मैकेनिज्म है जो कि अपने आप को खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है, किससे? प्रोडक्ट से। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है जिसमें एक दफा प्रोडक्ट बनेगी और बनती जाएगी और बनती जाएगी, तो मोर जो है प्रोडक्ट मोर इफेक्ट कॉज करती है। और ये रेयर होता है, ये होम्योस्टैटिक नहीं होता, नॉट होम्योस्टैटिक इन नेचर। ये याद रखना है इसका फीचर, नॉट होम्योस्टैटिक इन नेचर, और ये होम्योस्टैटिक होता है नेचर में। इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों ने याद रखना है। रेयर वर्ड कौन सा होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेयर जो है वो ये होगा रेयर, और कॉमन जो है वो होगा मोस्टली। आपकी बॉडी जो है ना वो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू वर्क कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो आप लोगों ने याद रखनी है पॉजिटिव की एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, इसमें ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन जो है
इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये एक हार्मोन है पॉलीपेप्टाइड, और इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो बेसिकली यूट्रस पे होते हैं। तो जितनी ज्यादा जो है ये बेसिकली हार्मोन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन हाइपोथैलेमस से मैन्युफैक्चर हो, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर हो, वहां से नर्व टर्मिनल से ये ब्लड वेनस ब्लड में आए और फिर ये एक्ट करे रिसेप्टर्स पे। अब रिसेप्टर्स, इसके ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर्स जो है ना, ये मेल फीमेल की बॉडी में कोई यूट्रस की वॉल पे मायोमेट्रियम पे होते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन वहां पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डायलेशन होती है ऑफ सर्विकल, जो आपके पास सर्विक्स होती है। इसके अलावा ये लेबर पेन कॉज करता है। तो मोर ऑक्सीटोसिन मोर लेबर पेन, और ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है आपके पास ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है, ठीक है जी। सो जैसे तेजी के साथ ब्लड निकलता है उतनी ही जो है मोर ब्लड, मोर कैल्शियम आयन रिलीज होगा, मोर हिस्टामिन रिलीज होगी, ठीक है। और लेकिन उसकी जो क्लॉट करना होता है ना, वो तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन जो जितनी तेजी से ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है ना, और उतनी बॉडी में तेजी के साथ हिस्टामिन बनती है, और हिस्टामिन एक्चुअली सेल्स को बता रही होती है कि आपने इन्फेक्शंस को बचाना है बॉडी को। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड में वो सेंसिटिव होती है और अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल पूछ लीजिए कौन है, तो आप लोगों ने होम्योस्टैसिस में थर्मोरेगुलेशन पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर को रेगुलेशन करना पड़ा हुआ है। फिर आप लोगों ने इसमें ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा है आपने। फिर इसी तरह आपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन एंड बीटा इंसुलिन एंड जो है ग्लूकागोन को पढ़ा हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में ये यूज हो रहा होता है। और भी बहुत से हमारे पास इशू वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होता है। सो बेटे आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोग इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये आपको समझा दूं ताकि आपको पता हो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एग्जांपल कौन सी है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल कौन सी है। जी बेटे क्वेश्चन आंसर्स कोई है तो करें। जी मरियम। सर किड्स की जो न्यू बुक है उसमें क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। तो फेडरल की बुक में तो उसका आंसर एंडोर्फिन्स है ना बेटे ये ना एक हार्मोन है, इसको हम फेडरल की बुक में तो उसका आंसर एंडोर्फिन्स है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी और हार्मोन भी है। मैंने बताया भी था आपको लेक्चर्स में। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन जो है ये पेन की परसेप्शन को कम करता है। जब रिसेप्टर पढ़ाए थे ना तब बताया था। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये हार्मोन भी है। न्यूरो ट्रांसमीटर भी है और ये हार्मोन भी है। अब न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि क्या है, तब आप इसको समझ सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना ये शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली जो आपके साइनेप्स है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, साइनेप्सिस में, जबकि हार्मोन्स जो है वो साइनेप्सिस में इन्वॉल्व नहीं है। इनकी सिक्रेशंस जो है वो प्रोलॉन्ग चलती हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग का मतलब है ये समटाइम लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है जी।
न्यूरोट्रांसमीटर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हार्मोन्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनका जो इफेक्ट होता है क्विक होता है, इफेक्ट जो है वो क्विक या रैपिड होगा, इनका इफेक्ट जो है वो बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है लॉन्ग टर्म होता है, मंथ लगते हैं, ईयर लगते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल में या मेल में मोस्टली आप देखते हैं टेस्टोस्टेरोन है, जो बेबी मेल बेबी होता है वो स्टार्ट में ही टेस्टोस्टेरोन बन है, लेकिन उसकी गोनेड्स पे उसकी अफेक्शन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो लॉन्ग, ये एग्जांपल लॉन्ग की। अब फीमेल में टेस्ट एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तो एक्टिवेट हो चुका है, तो फीमेल की ग्रोथ जो है वो जल्दी हो रही होती है, ठीक है। तो ये एंडोर्फिन जो पेन के रिसेप्टर कम करती है, ये दोनों ही हो सकते हैं। सर तो किड्स में तो इसका आंसर एपिनेफ्रिन लिखा हुआ है। सॉरी, एंडोर्फिन वाला सर, किड्स में एंडोर्फिन का ऑप्शन नहीं है, वो गलत है, वो एंडोर्फिन होना चाहिए, मिस्टेक है ये। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बेटे, आ रही है बेटे आवाज। सर मैंने ये पूछना सर मैंने ये कहना था कि हमने न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ा था कि जो एपिनेफ्रीन है ना वो है न्यूरोट्रांसमीटर, और नॉन एपिनेफ्रीन तो नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। तो अभी आपने जो हार्मोन्स लिखवाए हैं, आपने अड्रेनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स लिखवाए हैं उसमें भी एपिनेफ्रीन है, तो इस लिहाज से तो आंसर ये सही हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोन के तौर पर भी एक्ट कर रहा है एंडोर्फिन्स और भी होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी एक्ट एंडोर्फिन्स भी होते हैं। आपने वहां पे कहा कि सर एंडोर्फिन लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये बेस्ट है। आपके पास एड्रेनालिन जो है और नॉर एड्रेनालिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक है डोपा, सर नॉर एड्रेनालिन तो नहीं लिखा हुआ। बेटे दोनों होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में हमारी बुक दोनों होते हैं। हाँ जी। ओके सर। सेरोटोनिन, बेटे बेसिक कंसेप्ट देखना है हमने, हमें बुक से नहीं हर्ष, क्योंकि पीएमसी ने टेस्ट लेना है, यूएचएस ने टेस्ट लेना। जब पीएमसी टेस्ट लेती थी ना और जब यूएचएस लेती थी, हम कहते थे जो बुक में लिखे वो पढ़े, लेकिन यहाँ पर आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है, बताएं। जी सर, दोनों ही। सेरोटोनिन, इसी तरह जी आपके सर, पास आपने एसिटाइलकोलिन पढ़ा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये। ठीक है। एसिटाइलकोलिन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन सम टाइम किसी जगह पर ये डोपामिन जो है एज अ हार्मोन भी यूज हो रहा होता है। सेरोटोनिन जो है वो मोस्टली आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये ब्रेन के हैं और ये हमारे पास पीएनएस का है, ठीक है जी। सो हमारे पास बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम इसको पढ़ते हैं कि डोपामिन क्या स्ट्रक्चर है, इसका केमिकल नेचर क्या है, किस तरह से वर्क करेगा। सो अब फैटल की बुक में से पढ़ लें तो वो ज्यादा एक्सप्लेन उसने एग्जांपल्स में लिखवाया। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स इसकी करवाई थी कुछ, कि डोपामिन क्या है और उसकी क्या है, ठीक है जी। जी सर। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सर, सर पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स हैं सर, उनमें ट्यूमर से इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या सप्रेस होगी सर? बढ़ेगी। ओके सर, थैंक्स सर। बेटे कल आप लोगों ने ना अच्छी तरह जो है वो तैयार करके आना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कोशिश करेंगे हम इसमें से ना कल फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लें। एक हाँ जी, जी बेटे। सर यहाँ पर बुक में एक एमसीक्यूज है सर, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन हैज ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टारगेट? रेंज ऑफ टारगेट
अच्छा, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ADH, TSH, ऑक्सीटोसिन, एपिन और एपिनेफ्रिन। अच्छा, पहला है ADH, दूसरा सेकंड TSH, सेकंड क्या है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। TSH, चार्ली क्या है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और डेल्टा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन। और स्टेटमेंट क्या है? Which of following hormone has broadest range of target? ब्रॉडेस्ट Range of target. रेंज ऑफ, अच्छा, एक्शन। तो देखिए, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है, ये बेसिकली तो आपको बताया कि ब्लड और ब्लड में वाटर यानी कि साल्ट्स की बैलेंस को मेंटेन करता है, इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड आगे वर्किंग कर रहे होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारे फीमेल में यूट्रस पे और मैमरी ग्लैंड्स पे इस पे होगा, और लव हार्मोन पे बोलते हैं। मेल में तो यूट्रस नहीं है, उनमें यूरेथ्रा है तो उसमें इन्वॉल्व होगा। एपिनेफ्रिन, अभी हमने पढ़ा है कि एपिनेफ्रिन जो है ये बेसिकली आपके पास ब्लड पूरे ब्लड पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करवा रहा होता है। तो ब्लड वेसल्स की जो डायलेशन में ये इन्वॉल्व है, तो ब्लड वेसल्स तो बहुत ज्यादा है आपके पास ना, उसने भी आर्टरी नहीं कहा, उसने वेन नहीं कहा, उसने कैपिलरीज नहीं कहा, तो वेसो डायलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ब्रॉड रेंज जो है वो मेरे मुताबिक जो है वो एपिनेफ्रिन बनती है। क्या कहते हैं? किसने क्वेश्चन किया था? आपने साइड बंद कर दिया जी, बोले। सर मैंने किया था, लेकिन मैंने ऑक्सीटोसिन को टिक किया था सर। ऑक्सीटोसिन और एपिनेफ्रिन सर दोनों, पता नहीं अभी इसमें करेक्ट कौन सा है। नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, एपिनेफ्रिन होगा, क्योंकि ब्रॉड रेंज है ना एक्शन का, तो ब्रॉड रेंज तो ब्लड वेसल्स है हमारे पास। यस सर, थैंक यू। वेलकम जी। बुशरा, जी बेटे बोले। बेटे मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं लेकिन आप बोलेंगे। अच्छा बेटे, अभी तो टाइम है 10-15 मिनट है, तो मैं आपको आगे भी करवा देता हूँ, वो आप भी इसको पढ़ लें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम आगे भी पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो काफी कोर्स कवर हो जाए। जी अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ। जी सर, पढ़ा देंगे। जी ठीक है। सो आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने 2-3 चीजें पढ़नी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बाकी जो कल रहेगा उसको हम देख लेंगे। तो अभी टाइम तो काफी है, मैंने समझा कि टाइम ऑफ हो गया, लेकिन टाइम काफी है। तो आपके पास रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो जाहिर बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा होता है। इन कंपोनेंट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। ये हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स। सो इसके कंपोनेंट्स में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा गोनेड्स। ठीक है जी। गोनेड्स जो है ये बेसिकली मेल में मेल गोनेड्स जो है वो पेयर स्ट्रक्चर होते हैं। हमने इसको याद रखना है कि पेयर स्ट्रक्चर है और सेक्रोटम में हैंग होते हैं। सेक्रोटम जो है बेसिकली एक स्केलेटल मसल्स का बना हुआ एक आप सिंपल कह सकते हैं पाउच है जो कि बॉडी से बाहर की तरफ हैंग कर रहा होता है। और इसका टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास सेक्रोटम स्किन में ये मौजूद होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस लेस होता है। तो हमारी बॉडी का 37 है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो सैक लाइक सेक्रोटम जो है में ये पाउच में हैंग होते हैं बॉडी से बाहर, मेल की बॉडी में, ठीक है। इसमें टेस्टिस इन्वॉल्व होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मिलके बने हुए हैं। दूसरा इसमें स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ना है ट्यूबुलर सिस्टम या वेसिकल सिस्टम या मुख्तलिफ जो है बुक्स में उसको हम डक्ट सिस्टम भी बोलते हैं। डक्ट सिस्टम कि कौन कौन सी डक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डक्ट्स का नाम क्या है और ये कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो डक्ट्स में सबसे पहले आप लोगों ने याद रखने हैं, पहले डक्ट का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरा इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है इसको हम एपिडाइडर्मिस का नाम देते हैं। एपिडाइडर्मिस। नंबर 3 पे हमारे पास एक और ट्यूब्यूल आ जाती है, इसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी, वास डेफरेंस। इसके मुख्तलिफ नेम हो सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको हम एजैकुलेटरी डक्ट्स का नाम देते हैं। एजैकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास एक और डक्ट आ जाती है जिसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये डक्ट सिस्टम हो गया। अब इसमें आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो इसके पास है जी ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब इसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे वो एंड पे पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर्स और इसकी अंदाजा नहीं होगा कि स्ट्रक्चर क्या काम कर रहे हैं और इसके फंक्शंस क्या है तब तक इसको पढ़ नहीं सकेंगे। तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है उसको हम सेमिनल वेसिकल्स का नाम देते हैं। जो हमारे पास दूसरा ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। और नंबर 3 पे है, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ग्लैंड्स आ गए। अभी गोनेड्स में हमने मैं सॉरी लिख के नहीं आया कि आपके पास पेयर्ड टेस्टिस है और ये सारा डक्ट सिस्टम टेस्टिस से कहां तक इन सब में चलेगा। तो एक हो गया गोनेड्स, एक हो गया डक्ट सिस्टम, एक हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक और पार्ट होता है इस चीज को नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्चुअली इसमें जो आपके पास टेक्निकली देखे ना तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो इंक्लूडेड होता है ना वो आपके पास गोनेड में टेस्टिस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं जी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मोस्टली पीनस है। सो पीनस जो है मेल में ये एक वो स्ट्रक्चर है जो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे? कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम भी देते हैं। और ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दो काम करता है, इसके आपके फंक्शंस पता होना चाहिए। एक तो वो यूरिन को भी पास कर सकता है ड्यूरिंग यूरिनेशन रिफ्लेक्सेस, और दूसरा जो है ये स्पर्म या सीमेन को भी ट्रांसफर करता है। तो इसका काम जो है स्पर्म और सीमेन को डिपॉजिट करना इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट और बर्थ कैनाल में और दूसरे या यूट्रस में, और दूसरा इसका काम है कि ये यूरिन को
जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बेटे लाइट चली गई है, थोड़ा वेट करें, रूम की लाइट जो है ना वो फ्लक्चुएट हुई है, वेट करें। अच्छा बेटे, अब आप लोगों से ना ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो गोनेड्स हैं, डक्ट सिस्टम है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इनके एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाएंगे, इसकी आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहां से शुरू होगा। बेटे मैं ये रेस कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे पाथवे एक बनाना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास गोनेड्स जो है वो टेस्टिस हैं, और टेस्टिस की इंटरनल लाइनिंग को हमने पढ़ना होता है कि इसकी इंटरनल लाइनिंग जो है उसको हम क्या नाम देंगे। तो टेस्टिस की जो इंटरनल सिस्टम होता है कि टेस्टिस जो है, ईच टेस्टिस जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम में डेवलप होती है। इसको हम नाम देते हैं, बेटे याद रखिएगा, सेमी नीफेलस ट्यूब्यूल्स। यानी कि अगर हम टेस्टिस को ओपन करें ना, इस साइड पर अगर मैं डायग्राम बना दूं यहां पर, सो टेस्टिस को अगर आप ओपन करें तो आप लोगों के पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को देखें, सो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये आपके पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स, लोब्यूल्स आ रही हैं, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर में आपके पास लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर मौजूद है। ये टेस्टिस को हमने कट किया है क्रॉस सेक्शन एरिया को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एरियाज के नाम क्या है तो वो भी आपको याद होना चाहिए, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें इस तरह से, फिर इसमें कुछ यहां पर ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इस तरह से, और इसके अंदर जो है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत सी। ठीक है जी। अब फेडरल की बुक में इसकी वैल्यूज के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप लोग वहां से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, क्योंकि वो वैल्यूज आप पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैल्यूज को लाजमी पढ़ें, क्योंकि वैल्यूज जो वहां पे लिखी हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आप लोगों से पूछ सकता है कि ये कितनी लोब्यूल्स होती हैं, तो मैंने आपको ये सिंपल बता दिया है कि ये हमारे पास लोब्यूल्स हैं।
ईच टेसिस में तकरीबन याद रखिएगा, अब मुझे वैल्यू याद नहीं है, अगर किसी को याद है तो वो बता दे, क्योंकि मैंने इसको ना आज पढ़ा नहीं है, मैंने कहा कि टाइम नहीं है, तो टाइम है तो मैं इसको करवा देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू सदीकुल्ला फेडरल वाली बतानी है, 3 और 4 है। यस सर, 250 to 300 सर लोब्यूल्स। नहीं लोब्यूल्स बताओ लोब्यूल्स सर लिखा है, कितनी है? each TC is divided into 250 to 300 lobules। और इसमें सेमिनस ट्यूब्यूल्स कितनी है? सीमेंट पेरिस्टिबुलर की वैल्यू नहीं है सर, 250 to 300 लोब्यूल्स की वैल्यू है। 250 से 300 लोब्यूल्स है। हर एक लोब्यूल्स में ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड एरिया है और इनमें इनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जी नूरुल हुदा बोले बेटे। सर एक हमारे पास लोब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि 1 to 4 लोब्यूल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगी। हर एक सेमिनिफरस का जो लोब्यूल्स है इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की तादाद 1 से 4 है। अब ये वैल्यूज अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है क्योंकि यही आप लोगों के पास मौजूद है। अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर बेसिकली रिपीटेड डिवीजन्स होती है क्योंकि इनकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है। इसमें क्या होती है? जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम अगर इसको ओपन करें ना तो आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम है, इसको आपने ओपन किया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को, ये जर्मिनल एपिथेलियम आपको नजर आएगी। इस जर्मिनल एपिथेलियम में कैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और वो क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं ये भी आपने समझना है। सो मेरे पास कुछ इस तरह के सेल्स हैं यहाँ पर लाइक दिस, कुछ इस तरह के सेल्स हैं, ठीक है, कुछ लाइक दिस है ये, और कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड है लाइक दिस, और ये सेल्स फिर आगे जाके इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फाइनली ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है। इन सेल्स को हम नाम देते हैं सेटोलाइट सेल्स। सेटोलाइट सेल्स इनमें कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं, इनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। और ये आपके पास स्पर्मेटोसाइट्स है। सो आपसे पूछ लिया जाए कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या प्रोसेस होता है तो आप कहेंगे एक्चुअली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें आप लोगों के पास जर्मिनल एपिथेलियम होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करवाती है। तो शॉर्ट एमसीक्यूज में स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट पूछ ली जाए तो वो कहां पर होगी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो कहां पे शिफ्ट होते हैं? उन्होंने शिफ्ट होना होता है एक स्ट्रक्चर की तरफ। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिडाइडमिस। लेकिन एपिडाइडमिस में जाने से पहले आप लोगों ने एक टर्म पढ़ लेनी है यहाँ पर, SEVEN 7 UNT अप, 7 अप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये आपके पास है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है ये यहाँ पर एक जाल बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है, ठीक है, और इस नेटवर्क को हम रेटिटेस्टी का नाम देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़नी है रेटिटेस्टी क्योंकि ये ऑप्शंस में पूछी हुई है उसमें, ठीक है। ये एक नेटवर्क बन गया, इस नेटवर्क को हम रेटिटेस्टी का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस नेटवर्क को हम रेटिटेस्टी बोलते हैं। फिर ये जो ट्यूब्यूल्स इस पॉइंट पे जमा है ये इकट्ठी होती है लाइक दिस, इस तरह से
इकट्ठी होंगी और क्वाइल्ड होती जाएगी। अब इन सेमिस्टर्यूल से इस स्ट्रक्चर पे आने तक ना इनकी जो स्ट्रक्चर की वजह से नेम चेंज हो जाता है और इस नेम को हम नाम देते हैं वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया फिर इस तरह से डेवलप होती जाती है और किस स्ट्रक्चर में मौजूद है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये कॉइल स्ट्रक्चर और ये कॉइल स्ट्रक्चर फिर इस तरह से एक ट्यूब की शेप में यहाँ पर ओपन हो रही है। उस ट्यूब को हम नाम देते हैं जी, याद रखिएगा, वैसा एफरेंशिया, सॉरी एपिडाइडमस। एपिडाइडमस ट्यूब जो है वो फिर आगे ओपन होगी और वैसा एफरेंशिया बनाएगी। वैसा एफरेंशिया ओपन होगी तो आपके पास वैसा एफरेंशिया ओपन होगी तो आपके पास एजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगी। एजैकुलेटरी डक्ट इंटर होती है इनटू यूरेथ्रा और यूरेथ्रा ओपन होता है इनटू पेनिस और यहां से ये स्पर्म जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्पर्म जो है वो यहां से ट्रेवल करते हैं इस पाथवे के थ्रू। अब ये मैंने लिखा था कि आप लोगों ने क्या याद रखनी है, 7 अप। 7 अप का मतलब है एस से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये हो गया। ई मैंने बताया नहीं, ई यहां पर है एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया नहीं, ये वैसा एफरेंशिया को नहीं ई याद रखना। इसकी सेकंड जो है इंपॉर्टेंट डक्ट इसे एपिडाइडमस बोलते हैं जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है। इसके बाद है वैसा एफरेंशिया, ये जो आपके पास डक्ट आ रही है ना और बुक में इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये इस चीज को हम वैसा एफरेंशिया बोलते हैं। वैसा एफरेंशिया से ट्यूब इंटर होती है एजैकुलेटरी डक्ट में, एंड का मतलब है एंड, ये होगा यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से आपके पास पीनस। सो बेटे आप दूसरे टीचर का टाइम हो गया, वो बाहर वेट कर रहे हैं। सो आपको मैंने 7 अप का बता दिया है, ये आप लोगों ने याद करना है। कल जो है हमने इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ने, कल हमने जो है क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ इसके थोड़ा सा सेटेलाइट सेल्स और उसके हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। मरियम बेटे अब कल क्वेश्चंस करेंगे, टीचर वेट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का ना लेक्चर होगा इस वजह से। इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।